गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सूक्ष्मजीवों का औषधि उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि औषधि के रूप में सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस तरह लाभकारी हैं। सूक्ष्मजीवों का प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाओं के रूप में उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ सूक्ष्मजीवों से हमें प्राप्त होती हैं। और दूसरा वैक्सीन होती है, वैक्सीन यानी टीका, इसके इंजेक्शन के रूप में भी इसको शरीर में लगाया जाता है और ड्रॉप के रूप में मुख द्वारा भी इसको प्रदान किया जाता है। तो ये एंटीबायोटिक और वैक्सीन, ये दो इस तरह की दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करती हैं और सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही ये चीज़ें बनाई भी जाती हैं। तो इस तरह से इनका औषधि रूप में उपयोग किया जाता है। पहला लेते हैं सूक्ष्म जीवों का प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग। इसमें क्या होता है, जैसे प्रतिजैविक क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होता है? जीवाणु, कवक आदि सूक्ष्मजीवों द्वारा सूक्ष्मजीवों से प्राप्त होने वाली औषधियां एंटीबायोटिक कहलाती हैं। यानी एंटीबायोटिक की दवाइयां होती हैं वो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाती हैं। उनके द्वारा प्राप्त होने वाली दवाइयों को या औषधियों को हम एंटीबायोटिक कह देते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक दवा बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं। मान लीजिए किसी को कोई सूक्ष्म जीवों से कोई रोग हो गया तो उसके लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे खांसी है, जुकाम है, इस तरह के रोग हो जाते हैं, उसमें भी कोई एंटीबायोटिक गोली या कैप्सूल दे दिए जाते हैं और उनसे वो रोगी ठीक हो जाता है, क्योंकि ये दवाएं शरीर के अंदर जाकर उन सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं। इसी तरह से अगर हम कुछ एंटीबायोटिक के उदाहरण अगर देखें तो अपने सिलेबस में कुछ नाम आ रहे हैं एंटीबायोटिक के, उनको हमें ध्यान में रखना होगा। और ये हो गया स्ट्रेप्टो यानी स्ट्रेप्टो, आदत है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक दवाओं के कुछ उदाहरण हैं। इसमें से जो टेट्रासाइक्लिन है इसके ऊपर तो फिलहाल प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट भी आते हैं, कुछ अन्य हानियां भी हो जाती हैं। वैसे हमें अपनी मर्जी से कभी भी एंटीबायोटिक दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई रोग है तो चिकित्सक है उसको देखने के लिए हमें चिकित्सक के पास या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आवश्यकता अनुसार अगर एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी तो हमें एंटीबायोटिक वो लिखेंगे या देंगे। तो इस तरह से हमें अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से एंटीबायोटिक का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पर ही इनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इसके बाद में लेते हैं पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी एंटीबायोटिक मिलाकर पशुओं में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों का उपचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म जीवों से मानव को भी रोग हो जाता है। सूक्ष्म जीवों से जंतुओं को, हमारे घरों में जो दुधारू पशु है उनको और मुर्गियों को, इनको भी रोग हो जाता है। ये हो गया कुक्कुट यानी मुर्गियां। तो मुर्गियों को, पशुओं को, इनको भी सूक्ष्म जीवों से रोग फैलते हैं। तो उनको अगर मान लीजिए हमें दूर करना है तो क्या करेंगे? ये वैसे तो टेबलेट ले नहीं सकते, इनके जो आहार होते हैं उनमें एंटीबायोटिक को मिला दिया जाता है और फिर खिला देते हैं। जैसे पशु आहार है या कुक्कुट आहार है, उसी में एंटीबायोटिक मिला दिया जाता है और ये जो शरीर के भीतर जाती है एंटीबायोटिक दवाइयाँ, तो सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग हैं उनका नियंत्रण हो जाता है, उस रोग का उपचार हो जाता है। और तीसरी बात आती है पौधे। पेड़ पौधे भी सूक्ष्म जीवों द्वारा रोगी हो जाते हैं, उनमें भी सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग लग जाते हैं, तो उनका भी उपचार हम इसी तरह से एंटीबायोटिक द्वारा कर सकते हैं। यानी पौधों में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों का उपचार भी एंटीबायोटिक के द्वारा भी किया जा सकता है। और दूसरा ये तो होगा दवाइयाँ, यानी एंटीबायोटिक दवाइयाँ तब ली जाती है
जब किसी व्यक्ति को या पौधों में या जंतु में कोई रोग आ चुका हो तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं और रोग ठीक हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाइयाँ शरीर में जाकर के उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं और हम रोग मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो होगी एंटीबायोटिक, सूक्ष्म जीवों का उपयोग होगा एंटीबायोटिक के रूप में। और दूसरा इसका उपयोग होता है टीका यानी वैक्सीन। ये टीका या वैक्सीन अलग चीज है, इसको हम सीधा सीधा औषधि नहीं कह सकते। इसका अलग फंक्शन है, अलग कार्य है, इसकी अलग विधि है। ये जो टीका या वैक्सीन होता है वो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए होता है, अर्थात उसको कोई रोग नहीं है, लेकिन भविष्य में इस तरह के कोई संक्रामक रोग न हो उनसे संबंधित उनको टीका लगा दिया जाता है या वैक्सीन दे दी जाती है, ताकि भविष्य में उस तरह के रोग उसको न हो सके। ये कोई रोगी व्यक्ति को वैक्सीन नहीं दी जाती है, ये स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है ताकि आगे भविष्य में कोई उनको रोग न हो सके। तो एंटीबायोटिक में और वैक्सीन में फर्क है। अब ये वैक्सीन क्या होती है, टीका क्या होता है? टीका का मतलब ऐसा नहीं कि इंजेक्शन ही होता है कि इंजेक्शन लगा दिया वही टीका होता है। इंजेक्शन के रूप में भी टीका लगाया जाता है, टीका या वैक्सीन दी जाती है। इन मतलब अंदर इंजेक्शन यानी बलपूर्वक उस दवा को प्रवेश करा दिया जाता है सुई के द्वारा। एक तो वो तरीका हो गया, और दूसरा तरीका है ड्रॉप के रूप में। जैसे पल्स पोलियो की दवा है, वो 5 साल तक के बच्चों को मुंह के अंदर ड्रॉप डाली जाती है, 2-3 बूंदें डाल दी जाती हैं, और वो दवाइयाँ फिर क्या नाम वैक्सीन होती है और असरकारक हो जाती है, उसको पोलियो से भविष्य में बचाती है। तो इस तरह से वैक्सीन को समझने की कोशिश करते हैं। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार शरीर में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी उत्पन्न कर लेती हैं। सारे एक साथ बोल दिया, इसको थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। यानी शरीर में अगर किसी रोग के लिए वैक्सीन दी जा रही है शरीर को, तो उसी रोग को फैलाने वाले सूक्ष्म जीव उसमें होते हैं दवा उसमें वैक्सीन में। जैसे मान लीजिए टीबी से बचने के लिए बच्चे को जन्म के समय एक वैक्सीन दी जाती है, टीका इंजेक्शन लगाया जाता है। जब बच्चे का हॉस्पिटल में जन्म होता है, चिकित्सालय में जब जन्म होता है, तब उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है, और बीसीजी का टीका इंजेक्शन के रूप में उसको लगा दिया जाता है। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बीसीजी का जो टीका होता है उसमें टीबी रोग फैलाने वाले ही जीवाणु होते हैं जिंदा, लेकिन उन जीवाणुओं को केमिकल्स के द्वारा, कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वो सूक्ष्म जीव शरीर में जाकर भी कोई रोग नहीं फैला सकते। अच्छा, वो जब शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं तो शरीर में रक्त में कुछ हलचल शुरू होती है और कुछ प्रोटीन के अणु बनने लगते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी और इंग्लिश में इसको बोल दिया एंटीबॉडी। तो प्रोटीन के बने अणु, प्रोटीन के से निर्मित अणुओं का निर्माण हो जाता शरीर में, और वो एंटीबॉडी हमारे रक्त में सदा के लिए मौजूद रहती है, हमारे शरीर में सदा के लिए मौजूद रहती हैं। अगर आगे कभी भविष्य में अगर कोई शक्तिशाली, मान लीजिए उस रोग का, जो टीबी की बात कर रहे हैं, तो टीबी के जो जीवाणु हैं, शक्तिशाली जीवाणु, अगर मान लीजिए गलती से हमारे शरीर में आ गई, तो पहले से ही हमारे शरीर में वो हथियार मौजूद हैं उससे लड़ने के लिए। हमारे शरीर में टीबी के रोगाणु लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हैं। तो जैसे ही पावरफुल जीवाणु शरीर में जाएंगे, उनको एंटीबॉडी भक्षण करके उसको नष्ट कर देती हैं और भविष्य में उस रोग से हमें बचा लेती हैं। तो इस तरह से ये वैक्सीन कार्य करता है। तो इस तरह से शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार शरीर में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी उत्पन्न कर देती हैं, और ये प्रतिरक्षी रोग कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, और इस प्रकार से वैक्सीन कार्य करती है। आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी इस तरह की वैक्सीन होती हैं, चाहे वो ड्रॉप के रूप में हो, चाहे वो इंजेक्शन के रूप में हो, इन वैक्सीन को आइस बॉक्स में रखा जाता है। एक बर्फ के बॉक्स होते हैं, उनमें रखा जाता है, क्योंकि इसमें जिंदे जीवाणु, जिंदे कवक आदि होते हैं, और
अगर मान लीजिए ज़्यादा तापमान पर रख दें तो वो नष्ट हो जाते हैं, वैक्सीन खराब हो जाती है। तो इस तरह से इनको आइस बॉक्स में रख करके कम तापमान पर इनको जिंदा रखा जाता है, इस वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वैक्सीन कैसे कार्य करती है। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद, यानी फफूंद एक प्रकार की कवक होती है, उससे पेनिसिलिन दवा बनाई थी जो जीवाणुओं को नष्ट करती है। पेनिसिलिन ये कवक से बनाई जाने वाली एक दवा का नाम है, क्या नाम उसका, पेनिसिलिन, और इंजेक्शन के रूप में ये काम करती है। इसी तरह से हैजा जो गर्मियों में हो जाता है, बार बार उल्टियां दस्त की शिकायत होना, और हैजे में अगर समय पर उपचार नहीं किया जाए तो जान भी जा सकती है। पानी की कमी हो जाती है, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, और इस तरह से हैजा है, चेचक है, टीबी है और हेपेटाइटिस, ये लीवर संबंधी रोग है, इसमें लीवर में खराबी आ जाती है, कुछ वायरस आदि हैं वो उसको हानि पहुंचाने लगते हैं। तो इस तरह की वैक्सीन चेचक होते हैं, इसमें दाने दाने निकल आते हैं चेहरे पर, और वो रोग दूर होने के बाद में कई बार निशान भी ये रोग छोड़ जाता है। इस तरह हैजा, चेचक, टीबी, क्षय टीबी और हेपेटाइटिस, ये कुछ रोग हैं जिनकी वैक्सीन अभी तक बनाई जा चुकी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वैक्सीन के माध्यम से हम किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पल्स पोलियो की दवाइयाँ बच्चों को दी जाती हैं, 2 बूंद पिलाई जाती हैं। पल्स पोलियो का मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद में इनको दोहराया जाता है, लगभग 6-6 महीने के अंतराल पे ये रिपीट करते हैं, और 5 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीन दी जाती है ओरल ड्रॉप के द्वारा, ओरल यानी मुख के द्वारा बूंद के रूप में 2 बूंद उसमें मुख में डाल दी जाती हैं। तो ये वैक्सीन जो होती है ये निकट भविष्य में बच्चे को पोलियो से बचाती है। पोलियो एक ऐसा खतरनाक रोग है जो 5 साल तक के बच्चों को होता है, बाद में तो फिर ये रोग नहीं होता है, लेकिन 5 साल तक के बच्चों को ये रोग होने का अंदेशा रहता है। अगर ये रोग हो जाता है गलती से मान लीजिए, तो बच्चा सदा के लिए अपंग हो जाता है, किसी के पैर काम नहीं करते हैं पूरे जीवन भर, किसी के हाथ में लकवा, एक तरह का लकवा हो जाता है शरीर में, कोई अंग शरीर का स्थायी रूप से हमेशा के लिए खराब हो जाता है, जीवन भर के लिए खराब हो जाता है। इस तरह से ये पल्स पोलियो की जो दवाइयाँ हैं ये बच्चे को अपंगता से बचाती हैं, पोलियो से बचाती है। एक पीलिया अलग रोग होता है, वो लीवर संबंधी रोग है, और ये पोलियो अलग रोग है। इसी तरह से अब दूसरा लेते हैं मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, यानी मिट्टी की उर्वर क्षमता में वृद्धि भी सूक्ष्म जीव करते हैं। यानी कुछ सूक्ष्म जीव जैसे नीले हरे शैवाल और होता है राइजोबियम जीवाणु आदि मृदा में या मिट्टी में, मृदा में रहकर वायुमंडल की नाइट्रोजन को उनके यौगिकों में बदल देते हैं। ये यौगिक पौधों के लिए खाद का काम करते हैं। खाद का काम करते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो नील हरे शैवाल होते हैं, ये भी सूक्ष्म जीव में आते हैं। तो ये मिट्टी में रह करके जो अपने वायुमंडल के 78% नाइट्रोजन है उसको यौगिकों में बदलते हैं, और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं वो पौधे के लिए खाद का काम करते हैं।
तो मिट्टी में जितने ज्यादा सूक्ष्म जीव होंगे इस तरह के, वो ज्यादा खाद बनाएंगे और उस खेत में फसल अच्छी होगी। मिट्टी की उर्वरक क्षमता यानी उपजाऊपन में वृद्धि करते हैं ये जीवाणु। तो इस तरह से ये कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का काम करती हैं, ये भी हमारे लिए लाभदायक हैं। और अगर बात करें दूसरी बात की, पर्यावरण का शुद्धिकरण, पर्यावरण का शुद्धिकरण यानी कुछ जीवाणु फल सब्जियों के छिलकों, पशुओं का मलमूत्र पेड़ पौधों की पत्तियां, आदि का अपघटन करके प्रकृति की सफाई का कार्य करते हैं, सफाई का कार्य करते हैं। ये जैसे अगर बाद में सूक्ष्म जीव नहीं होते तो पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, पशुओं का गोबर है और जितने भी कचरा है, फल सब्जियों के छिलके हैं, ये सब इनके ढेर लग जाते, इनका कभी अपघटन ही नहीं होता। लेकिन सूक्ष्म जीव उनको सड़ाकर गलाकर उनकी खाद बना देते हैं और एक तरह से प्रकृति में सफाई का कार्य करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है इनका। इसी तरह से कुछ सूक्ष्म जीव और भी सफाई का काम करने वाले हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मृत शरीरों का अपघटन करके प्रकृति की सफाई करते हैं। जैसे जीव जंतु मर जाते हैं, सड़कों के किनारे लोग डाल जाते हैं, अगर सूक्ष्म जीव इनका अपघटन नहीं करते तो इनके इतने ढेर लग जाते कि इनके पहाड़ के पहाड़ खड़े हो जाते, इतने मात्रा में एकत्र हो जाते ये। लेकिन हम जानते हैं कि कोई जीव जंतु मर गया है तो कुछ दिनों बाद ही उसमें बदबू आने लग जाती है, सड़ने लगता है, गलने लगता है। आखिर ऐसे क्यों हो जाता है? वायुमंडल में या मृदा में जो सूक्ष्म जीव हैं उन्होंने मृत शरीरों पर हमला कर दिया और धीरे धीरे करके उनका शरीर का अपघटन शुरू कर देते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाली गैसों को तो उसने वायुमंडल में मिला दिया जो दुर्गंधयुक्त गैसें होती हैं। कुछ उपजाऊ पदार्थ होते हैं वो मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। इस तरह से कुछ दिनों बाद में वो शरीर लगभग समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव ने उसका अपघटन करके उसको समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं और अभी तक हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीवों के लाभ।